विशाखा और रमन की शादी को 6 साल का समय बीत चुका था, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। जब टेस्ट कराए तो पता चला कि रमन बांझ है। रमन ने विशाखा से कहा कि ये बात किसी को मत बताना, वरना सारा समाज मुझ पर ताना मारेगा। पति की खुशी के लिए विशाखा सबको यही बताती रही कि वो बांझ है। एक दिन परेशानी में आकर रमन ने जहर खाकर अपनी जान ले ली। विशाखा की सास ने विशाखा पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने जानबूझकर अपने पति को जहर दे दिया ताकि वह औलाद के लिए दूसरी शादी ना कर सके। पुलिस विशाखा को पकड़कर ले गई और जज ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। विशाखा की सारी जवानी जेल में ही बीत गई। 14 साल बाद जब विशाखा रिहा होकर जेल से बाहर आई तो देखा कि उसका पति तो लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में नाजुक सी विशाखा ने रमन के घर की चौखट पार की तो रमन को ऐसा लगा जैसे उसकी दिल की हर इच्छा पूरी हो गई है। बहुत सुंदर और कम उम्र विशाखा उसे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई थी। उसका रिश्ता माँ ने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन विशाखा में हर वो खूबी थी जो एक अच्छी पत्नी में होनी चाहिए। रमन उसे देखता तो अपनी किस्मत पर रश करने लगता। खुद विशाखा का भी यही हाल था। उसे यकीन नहीं आता था कि कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही इतने अच्छे परिवार में उसका रिश्ता तय हो जाएगा। ये तो रिश्ते कराने वाली बुआ की मेहरबानी थी कि उसने रमन जैसे अमीर लड़के के साथ विशाखा की बात तय करवा दी थी। गरीब घर से होने की वजह से विशाखा को अच्छी तरह एहसास था कि उसे ससुराल में किस तरह से जगह बनानी है। रमन की माँ भी बहुत खुश थी कि उसके आज्ञाकारी बेटे ने उनकी पसंद पर शादी करने की हामी भर ली थी, वरना आजकल के ज़माने में तो हर कोई पसंद की शादी का राग अलाप रहा था। मगर रमन जैसा नेक और आज्ञाकारी बेटा भी तो किसी किसी को ही मिलता है। रमन रस्मों से फ्री होकर कमरे में गया तो विशाखा उसका इंतजार कर रही थी। रमन ने जेब से मुंह दिखाई का गिफ्ट निकालकर उसे दिया तो विशाखा के चेहरे पर एक बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैं जानता हूँ कि तुम माँ की पसंद हो और हमारी शादी पूरी तरह अरेंज मैरिज है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि तुम भी मेरे इस घर को इतना अपना घर समझो और मुझे माँ और पापा को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लो। रमन की मीठी सी आवाज़ पर विशाखा ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और फिर तो जैसे उसे रमन की बात को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। वो जी जान से सास और ससुर की सेवा करती, उन्हें शिकायत का कोई मौका न देती। शादी के अगले दिन से ही उसने घर संभाल लिया था, क्योंकि घर में सास के अलावा कोई औरत मौजूद न थी। रही बात रमन की, तो वो विशाखा को देख देख कर जीने लगा। इतनी सुंदर और सुघड़ पत्नी के मिलते ही उसकी हर इच्छा पूरी होने लगी। वो जो बात मुंह से निकालता विशाखा उसे फौरन पूरी कर देती। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी कहलाने लगी थी। मगर एक अजीब बात हुई कि विशाखा की वो सास को जो विशाखा को खुद पसंद करके लाई थी, अब उन्हें बेटे और बहू का प्यार एक आंख नहीं भाता था। रमन काम से वापस आते हुए विशाखा के लिए गजरे या खाने पीने की कोई चीज़ लाता तो सास का मुंह बन जाता। रमन ने पहले पहले तो अनदेखा किया, मगर धीरे धीरे ये चीज़ उसके लिए परेशानी की वजह बनने लगी थी। वो माँ और पत्नी दोनों में से किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता था। विशाखा भी इस बात को खूब समझ रही थी कि रमन की बेइंतहा मोहब्बत सास को कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही। यही वजह था कि वो सारा दिन बेमौका बेमौका विशाखा को टोकती ही रहती थी, मगर जवाब में विशाखा ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। उस दिन वो दोपहर का खाना बनाकर फ्री हुई थी। जब उसका मोबाइल बजा, विशाखा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ रमन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऑफिस के कुछ घंटों में भी वो उसे कितनी ही बार कॉल करके खैरियत मालूम किया करता था। उसने पूछा, कैसी हो मैडम? मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन करके खुशखबरी सुना दूँ। रमन की आवाज़ में खुशी की झलक थी। विशाखा को जिज्ञासा हुई कि वो किस खुशखबरी की बात कर रहा है, इसलिए उसने रमन से पूछा कि कैसी खुशखबरी, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विशाखा ने पूछा तो रमन ने खुशी भरे स्वर में बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। ये बात तो बहुत खुशी की थी। विशाखा ने भगवान का धन्यवाद किया। रमन ने उससे कहा कि वो आज रात तैयार रहे, वो दोनों बाहर डिनर करने जाएंगे क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ है। तो वो विशाखा को किसी अच्छी सी जगह पर खाना खिलाना चाहता था। विशाखा को भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था? उसने शाम से पहले ही अपने सारे काम ख़त्म कर लिए। साथ चुपके चुपके विशाखा की ये फुर्तियाँ देख रही थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस समय रमन घर आया और उसने आकर माँ को बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है, तो उन्होंने खुशी से उसे दुआ दी, तो लेकिन फिर भी वो चुप सी थी। रमन ने माँ को बताया कि वो विशाखा को लेकर बाहर खाना खिलाने ले जा रहा है। उसकी माँ को बाहर के खाने हजम नहीं होते थे, इसलिए उन्हें साथ न लेकर जाना मजबूरी थी। माँ को बताकर रमन विशाखा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल गया। दोनों ने बहुत अच्छा टाइम भी साथ बिताया। महंगे और अच्छे रेस्टोरेंट में रमन के साथ बैठकर खाना खाते हुए विशाखा को यकीन नहीं आ रहा था
कि उसकी ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत हो चुकी है। रात देर तक उनकी वापसी हुई। दोनों थके हुए थे, इसलिए फ़ौरन ही अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह फिर रमन फिर से ऑफिस चला गया तो विशाखा घर के कामकाज में बिजी हो गई। इसी दौरान मोहल्ले की एक औरत विशाखा की सास के पास आकर बैठ गई। वो दोनों बातें करते हुए गाय बगाए विशाखा की तरफ भी नज़र डाल लेती थीं, जो वहीं आसपास काम करने में मगन थी। बहू तो तुम्हारी बहुत अच्छी है भाई उर्मिला, बड़ी सुंदर और सुघड़ है, मगर ये तो बताओ कि तुम अपने इकलौते बेटे बच्चों की दादी कब बनने वाली हो? आखिर कब हमें खुशखबरी सुनाओगी? अब तो शादी को लगभग 7 महीने गुजर चुके हैं। पड़ोसन ने टोल लेने वाले अंदाज में विशाखा के सास से पूछा। विशाखा जो पास से गुजर रही थी ठिठक सी गई। ये तो उसके अंदर की बात थी। वो खुद भी चुपके चुपके से काफ़ी दिनों से इसी बारे में सोच रही थी कि कब वो माँ बनेगी। विशाखा की सास ने एक ठंडी सांस भरी और विशाखा की तरफ चुभती हुई निगाह डाली और अपनी पड़ोसन की तरफ मुंह करके कहने लगी, क्या बताओ बहन, रात देर तक घूमने फिरने और होटलों के खाने खाने से फुर्सत मिलेगी तो बच्चा पैदा करने के बारे में कुछ सोचेंगे? आजकल की लड़कियां तो वैसे ही माँ बनने की जिम्मेदारियों से घबराती हैं। बस अच्छा घर मिल जाए, नौकर चाकर और पैसा हो तो क्या पड़ी इनको बच्चे पैदा करके उन्हें पालने की। बस अय्याशी से ज़िंदगी गुजारती रहती हैं। विशाखा के ऊपर जैसे किसी ने ठंडा पानी उंडेल दिया हो। पड़ोसन और विशाखा के साथ अब दूसरी बातें कर रही थीं, लेकिन अब उनकी आवाज़ हल्की हो चुकी थी। विशाखा खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सास की बात ने उसे बेचैन कर दिया था। वो देख रही थी कि कुछ दिनों से उनका व्यवहार काफ़ी हद तक बदल चुका है और फिर तो ये विशाखा की सास का रूटीन बन गया। वो उठते बैठते विशाखा को इस बात का एहसास दिलाने लगी कि अब उसे जल्द ही उन्हें खुशखबरी सुना देनी चाहिए और ये कि वो इकलौते बेटे की खुद तरफ से ये खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हैं। अब तो खुद विशाखा को भी इंतज़ार रहने लगा। वो हर महीने इसी उम्मीद पर रहती कि शायद इस बार उसे माँ बनने की खुशखबरी मिल जाए, मगर उसका इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही रहा। धीरे धीरे कई महीने गुजरते चले गए और आखिरकार विशाखा और रमन की शादी को 2 साल का समय बीत गया। रमन के प्यार में कोई कमी ना आई थी, बल्कि उसका प्यार तो रोज़ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन साथ साथ अब विशाखा की सास के तानों में भी बढ़ोतरी हो रही थी। उनके कहे मुताबिक विशाखा जानबूझकर बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। खुद विशाखा परेशान होने लगी थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द वो माँ बन जाए। कितनी ऐसी उसकी सहेलियाँ थीं जिनकी शादी उसके बाद हुई थी, लेकिन अब उनमें से अक्सर माँ बन गई थीं या बनने वाली थीं। सिर्फ एक विशाखा ही थी जो खाली गोद लेकर बस बुझे दिल के साथ कमरे में बैठी रमन का इंतज़ार कर रही थी। जब वो ऑफिस से थका हारा वापस आया तो कहने लगा, क्या बात है भाई, आज मेरा वेलकम करने के लिए दरवाजे पर नहीं आई? तबीयत तो ख़राब नहीं? रमन ने फिक्रमंदी से पूछा और विशाखा ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उसे सास के व्यवहार के बारे में बताया। मम्मी जी दिन भर मुझे ताने देती हैं कि मैं खुद माँ नहीं बनना चाहती। हालांकि ये बात आपको भी पता है कि मैं पिछले कितने महीनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ कि भगवान मुझे भी औलाद दे, मगर पता नहीं किस बात की देर है। अब तो हमारी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका है, हमारे यहाँ बच्चा होना चाहिए। विशाखा की बात पर रमन चुप रहा। खुद वो भी इस बात को महसूस कर रहा था कि अब लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, मगर रमन ने विशाखा को तसल्ली देकर चुप करवा दिया। लेकिन आखिर कब तक? विशाखा अब तंग होने लगी थी। दिन महीनों में बदलते रहे और महीने सालों में, मगर विशाखा के यहाँ औलाद ना होनी थी, ना हुई। धीरे धीरे 6 साल बीत गए। ये 6 साल का समय विशाखा ने जैसे कांटों पर चलकर गुजारा। अब हर कोई उसे तरस भरी नज़रों से देखता कि शायद वो इस लायक ही नहीं कि बच्चा पैदा कर सके। अब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। शादी की 6ठी वर्षगांठ पर जब रमन ने उसके हाथ में हीरे की अंगूठी पहनाई तो विशाखा ने उससे अजीब बात कह दी, मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपना अपना मेडिकल चेकअप करवा लें। मैं कई सालों से डॉक्टर के पास जा रही हूँ और डॉक्टर के कहे के मुताबिक मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हूँ और माँ बन सकती हूँ, तो फिर आखिर कमी किस में है? आपको भी अपना चेकअप करवाना चाहिए। शायद कोई ऐसी बात हो जो हम दोनों ना जानते हों। विशाखा की गहरी बात पर रमन उसे देखकर रह गया, लेकिन उसे विशाखा की बात माननी ही पड़ी क्योंकि उसकी जिद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने विशाखा का पहले से ही चेकअप कर रखा था। इस बार उन्होंने रमन का भी चेकअप किया, कुछ टेस्ट लिख कर दिए। रमन ने बुझे दिल के साथ वो सारे टेस्ट करवा लिए और जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। रमन कांपते हुए हाथों से अपने टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था। कमरे में आते हुए विशाखा ने देख लिया था कि रमन के चेहरे की रंगत सफ़ेद पड़ रही है। क्या बात है रमन, क्या लिखा है रिपोर्ट में? विशाखा ने रमन से पूछा तो उसने खामोशी से अपने टेस्ट की रिपोर्ट विशाखा की तरफ बढ़ा दी।
विशाखा ने रिपोर्ट पर नजरें दौड़ाई तो शॉक्ड रह गई। रिपोर्ट में लिखा था कि रमन कभी बाप नहीं बन सकता। उसके अंदर मेडिकली तौर पर ऐसी कमी मौजूद थी कि बाप बनने के काबिल न था। यह खबर इन दोनों पर पहाड़ बनकर टूटी थी। वो अब तक इस उम्मीद पर जी रहे थे कि शायद आने वाले समय में उन्हें बच्चा हो जाए। इस खबर ने तो उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। विशाखा तो अपना दिल पकड़कर वहीं बिस्तर पर बैठती चली गई और तभी वो चौंकी जब उसने रमन को उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर फाड़ते हुए डस्टबिन में फेंकते देखा। विशाखा ने बेयकीनी से रमन की तरफ देखा। उसका रंग पीला पड़ रहा था। मुझे माफ़ कर दो विशाखा, मगर प्लीज़ ये सब कुछ किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को बताया कि मैं बाप बनने के लायक नहीं तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे और मेरा तमाशा बन जाएगा। लोग मुझे नामर्द होने के ताने देंगे। सोसाइटी में मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ तुम ही हो जो मेरा राज रख सकती हो। रमन विनती भरे अंदाज में विशाखा से कह रहा था। वो फटी फटी नज़रों से उसे देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो किसी को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। गुजरे समय में रमन ने उसे इतनी मोहब्बत और प्यार दिया था कि अब वो रमन की इस कमी का चाहकर भी ढिंढोरा नहीं पीट सकती थी। उसने खामोशी से रमन से वादा ले लिया कि वो कभी किसी को इस बारे में नहीं बताएगी कि उनके यहाँ औलाद न होने की वजह दरअसल विशाखा नहीं बल्कि रमन है। सास के तानों में बढ़ोतरी होने लगी तो एक दिन विशाखा खामोशी से उन्हें बता दिया कि डॉक्टर ने कह दिया है कि विशाखा बांझ है और वो कभी मां नहीं बन सकती। सास ने तो अपना सीना पीट लिया। वो उस दिन को कोसने लगी जब विशाखा को वो बहू बनाकर अपने घर लाई थी। उठते बैठते वो बस विशाखा को यही सुनाती रहती कि जल्द ही वो रमन की दूसरी शादी कर देंगी ताकि वो बाप बन सके। विशाखा खामोशी से रो कर रह जाती। ये न बता सकती कि रमन दूसरी तो क्या तीसरी शादी भी कर ले तब भी वो कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं था। रमन माँ की ये बातें सुनता तो अंदर ही अंदर कुढ़कर रह जाता। वो दिन ब दिन घुलता जा रहा था। ऑफिस, नौकरी, हर चीज़ में उसकी रुचि खत्म हो चुकी थी। इस बात ने जैसे उसे अंदर से खत्म कर दिया था कि वो नामर्द है। वो विशाखा के चेहरे पर फैली हुई उदासी देखता तो उसे ऐसा लगता कि जैसे वो उसकी खुशियों का कातिल है। हालांकि विशाखा ने कभी उसे इस बात का एहसास न दिलाया था, लेकिन ये बात उसे अंदर ही अंदर घुन की तरह खाए जा रही थी। और इन्हीं सारी बातों से मजबूर होकर उसने एक सख्त फैसला ले लिया। विशाखा बदलते मौसम के कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गई। उसे वापसी पर काफ़ी देर हो गई। सास भी घर पर मौजूद नहीं थी, मोहल्ले में किसी के घर गई थी। विशाखा ने अंदर दाखिल होते हुए घड़ी में टाइम देखा। उसे मार्केट में पूरा दिन ही लग गया था। रमन कमरे में सो रहा था। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने ऑफिस से छुट्टी की थी। उसने सोचा रमन को कुछ खाने के लिए पूछना चाहिए। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गई, लेकिन उसी पल उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने रमन बेड पर आड़ा टेढ़ा पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके मुंह से झाग बह रहा था। विशाखा की हलक से एक तेज चीख निकली और उसी पल विशाखा की सास भी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने जब रमन को इस हालत में देखा तो रोने और चीखने लगी। जवान बेटा उनके सामने मुर्दा हालत में पड़ा था। विशाखा और उसकी सास दोनों को ही सब्र न हो रहा था। मोहल्ले के लोग जमा होने लगे। रमन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। शायद वो औलाद पैदा न कर सकने के दुख को उठाते उठाते थक गया था। मगर सिर्फ यही परीक्षा नहीं थी जो विशाखा पर पड़ी थी। विशाखा की सास ने चीख चीख कर विशाखा पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इसने ही रमन को जहर देकर मारा है, क्योंकि ये आवारा और बच्चलन औरत है जो घर संभालना और बच्चे पैदा नहीं करना चाहती बल्कि आवारगी और अय्याशी में ज़िंदगी गुजारना चाहती है। विशाखा की सास की चीखों पुकार के नतीजे में ही जल्द ही किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस फौरन उनके घर के सामने मौजूद थी। सारे इशारे विशाखा की तरफ ही जा रहे थे। वो कई घंटे मार्केट में लगाकर आई थी और कमरे में पानी के गिलास में उसकी उंगलियों के निशान थे। पुलिस ने विशाखा को अरेस्ट कर लिया। वो चीखती चिल्लाती रह गई कि उसने रमन को नहीं मारा है बल्कि वो तो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन बेरहम पुलिस ने बेदिली से कानूनी कार्रवाई की पूरी की। सास के सामने कत्ल हुआ है और दोषी मौजूद था। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि बिला वजह की तहकीक में समय और पैसा बर्बाद करते। उन्होंने खामोशी से विशाखा के खिलाफ पर्चा काट दिया और उसे हवालात में कैद कर दिया। विशाखा के आगे पीछे कोई नहीं था जो उसकी खबर लेता। पुलिस ने अपनी मनमर्जी की और जल्दी विशाखा को अदालत से 14 साल की कैद की सज़ा सुना दी। उसे अपने पति के कातिल मान लिया गया था। विशाखा ने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। आखिरकार वो चुप हो गई। जेल की सज़ा बहुत लंबी थी। विशाखा को यकीन नहीं आता था कि आखिर उसे किस बात की सज़ा मिली है। उसने तो अपने पति के साथ वफादारी की थी और खुद बांझ ना होते हुए भी सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर जीती रही, लेकिन इसके बावजूद अब उसे ज़िंदगी भर इस जेल में सड़ने के लिए भेज दिया गया था। जेल का माहौल अजीब था। औरतें उसे अजीब नज़रों से देखतीं। कई एक ने तो उसे मारने पीटने की भी कोशिश की कि उनके लिए वो एक बुरी औरत थी जो अपने पति को मारकर वहाँ आई थी। विशाखा ने खामोशी से सब कुछ सहना शुरू कर दिया। 14 साल गुजारना आसान न था।
विशाखा की जवानी धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर उसे अब किसी चीज़ का इंतज़ार न था। वो बस मौत के इंतज़ार में थी। कोई ऐसा न था जिसके लिए वो जेल से बाहर निकलने के लिए बेचैन होती। वो जानती थी कि अब उसकी जैसी ज़िंदगी जेल के अंदर है, वैसे ही ज़िंदगी जेल के बाहर भी होगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 14 साल बीत गए। विशाखा की सज़ा पूरी हो गई और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। विशाखा अब अपना थोड़ा सा सामान लेकर जिस समय जेल से बाहर निकली, उसकी आंख से 2 आंसू निकलकर उसके दुपट्टे को भिगो गए। दुनिया बाहर बदल चुकी थी, खुद उसके बाल भी तो सफ़ेद हो चुके थे। 26 साल की विशाखा अब एक अधेड़ उम्र औरत में बदल चुकी थी। बाहर ट्रैफिक था, किसी को विशाखा की मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं था। वो सोच रही थी कि जेल में तो जैसे तैसे समय बीत गया, लेकिन अब बाहर निकलने के बाद वो ज़िंदगी कैसे बिताएगी। माँ बाप तो काफ़ी समय हुआ मर चुके थे और बहन भाई कोई था नहीं। जेल से आने वाली लड़की को कोई रिश्तेदार अपने घर में जगह नहीं देगा। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने 2 समय का खाने का इंतज़ाम कर सके। अचानक विशाखा को रमन याद आया, उसका पति जिसने उसे दुनिया की हर चीज़ दे रखी थी। ना जाने उसने जहर खाकर आत्महत्या क्यों की। विशाखा ने उसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। विशाखा की आंखें फिर से भीगने लगी और तभी वो एकदम से चौंक सी गई। उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई थी। विशाखा को लगा ड्राइवर को गलतफहमी हुई है, मगर काली गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ काला कोट पहने हुए आदमी विशाखा की तरफ झुककर बोला, अंदर आ जाइए मैडम, ये गाड़ी आपके लिए आई है। मैं रमन साहब का वकील हूँ और 14 साल से इस इंतज़ार में था कि आप कब जेल से रिहा हों और मैं आपकी अमानत आप तक पहुँचा दूँ। विशाखा चौंक गई। वो उसके पति की बात कर रहा था। ना चाहते हुए भी विशाखा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। वो बहुत कीमती गाड़ी थी। काले कोट में बैठा हुआ वो आदमी जो गाड़ी चला रहा था, उसने विशाखा को बताया कि वो रमन का वकील था और रमन ने मरने से पहले उसे एक ख़ास काम सौंपा था और आज उसे अपने इस ख़ास काम को पूरा करना था। उसने एक अमानत विशाखा को सौंपनी थी। विशाखा सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। भला उसके पास विशाखा की अमानत कैसे हो सकती थी। वकील खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। जल्दी ही वो एक घर के सामने जा पहुंचा। वो एक बहुत खूबसूरत घर था, शहर के एक पॉश एरिया में बना था। विशाखा अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी और हैरान नज़रों से इस घर की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ से वकील भी नीचे उतर आया था। उसने विशाखा को अंदर जाने का इशारा किया और चाबी से ताला खोलकर अंदर चला गया। विशाखा भी हैरान होती हुई घर के अंदर चली गई। विशाखा जी, ये शानदार घर रमन साहब ने मरने से पहले आपके नाम कर दिया था और उन्होंने अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा भी आपके नाम कर दिया था। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे अपनी वसीयत लिखवाई थी। मैं नहीं जानता था कि वो इतनी जवानी में वसीयत क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी मौत के बाद ये सब कुछ साफ हो गया। मैं जानता था कि आप पर उनकी मौत का इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस दिन रमन की बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि उसने कुछ गलत फैसला कर लिया है। वकील ने कई पेपर्स विशाखा के सामने रखे। विशाखा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसके पति ने मरने के बाद भी उसकी ज़िंदगी आसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पेपर्स पर सिग्नेचर करते हुए वो लगातार यही सोच रही थी कि रमन एक वफादार पति था, मगर किस्मत से नामर्द होने का बोझ उठाने के काबिल न था। वकील सिग्नेचर करवा कर जा चुका था। सब कुछ अब कानूनी तौर पर विशाखा का था। सास ससुर मर चुके थे, जायदाद में कोई और वारिस न था। विशाखा अपने आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।